हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे हो गुड सेट रिवीजन सीरीज में, ठीक है। जो बच्चे अभी 12th पास आउट करके आए हैं उन सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जो बच्चे पास नहीं कर पाए वो थोड़ा और ट्राई कीजिए, ठीक है। आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ओके, तो पहले तो आप लोगों ने अपने लाइफ का ये 12th स्कूल का ये पूरा टाइम बहुत अच्छी तरीके से बिताया, उसके लिए फिर से आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और अब शुरू होने जा रहा है गुड सेट। आपको अभी 2 एग्जाम है, गुड सेट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अभी 2 महीने बाद गुड सेट होगी और JEE और नीट वो सब भी प्रिपरेशन चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आप बोर नहीं हो गए हैं तो, ठीक है। तो पहले मैं गुड सेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि गुड सेट क्या होती है। गुजरात में अगर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम कंपलसरी, यू हैव टू कंपलसरीली अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, गुड सेट एग्जामिनेशन, ओके। एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 120 मार्क्स, जिसमें 40 40 40 40 40 40 40 प्लस 40 प्लस 40 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री और 40 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये 40 क्वेश्चंस में हम फिजिक्स के बारे में भी हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, वैसा ही पैटर्न केमिस्ट्री और मैथ्स बायो में भी है। फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस है? 40 क्वेश्चंस, ईच ऑफ 1 मार्क, each of 1 mark. If you give right answer, you will awarded with a 1 mark. Okay, but if you are giving wrong answer, then you will awarded with minus 0.25 mark. तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा that if you are with great confidence, ओके, अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है तभी आप क्वेश्चन अटेंड करें, और अदरवाइज इफ यू आर फीलिंग लाइक वो डाउटफुलनेस देन प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, ओके। अदरवाइज इट विल क्रिएट नेगेटिव मार्किंग इन योर रिजल्ट शीट, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो तभी अटेंड करें, अदरवाइज उसको अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और है कि अगर आप 40 क्वेश्चन देखोगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो ऐसा मत बोलना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो हमने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ही तो हम ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल दूं कि यहाँ पर मैं वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, ओके। यू विल गेट 1 आवर टू अटेंड 40 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं कि 1 आवर मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 40 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसको करें तो 2 2 जा 3/2, आपको 1.5 मिनट मतलब कि 90 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। कितनी सेकंड? 90 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी मतलब कि 10 या 15 सेकंड में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, रीड करके डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 5 मिनट या उससे ज्यादा भी टाइम हो जाए, ठीक है। तो एवरेज अगर हम मान के चले तो कितना, एक क्वेश्चन के लिए कितना है? 90 सेकंड है, ठीक है। तो कभी कभार आप जब प्रिपरेशन करते हो तब माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, क्या होगा एग्जाम में, मतलब कि अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। ये सब कंफ्यूजन यहाँ पर आप दूर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेरा ये सजेशन है, जो बच्चे ये गुड सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे पहले
आपकी जो एनसीईआरटी और गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक दोनों में पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं उसको सबसे बेस्ट तरीकों से कर लो, ठीक है। आप अगर प्रीवियस पेपर करोगे तो वो भी बेस्ट सॉल्यूशन है। उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह मुझे मतलब कि पूरा चैप्टर देखो, अगर प्रिपरेशन करने बैठे तो पूरा चैप्टर खोल लिया, पहला दूसरा तीसरा ऐसे टॉपिक पढ़ते चले गए, तो उससे मतलब कि आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और क्वालिटी प्रिपरेशन भी नहीं होगी। ये सब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन ऐसे है कि जो मतलब कि फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आ चुके हैं फिजिक्स में। ओके, तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है, ऐसा इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं और बोल दूं कि जहां पर आपको ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि नहीं ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है, आप 12th पास आउट करके आए हो तो मतलब कि आपको पता ही है कि आपके वीक टॉपिक कौन से है और आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से है। देन माय सजेशन इज दैट गिव सम एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रॉन्ग topic which you can do easily, okay, or which can you do in a short time, तो उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं ये बोल दूं, क्या क्यों, तो कि जिससे क्या होगा कि 40 क्वेश्चन में से सोचो कि आपने जो कॉन्फिडेंस है ऐसे क्वेश्चन 25 और 30 ऐसे अटेम्प्ट कर लिए, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली बाद के क्वेश्चन के लिए आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और ज्यादा उसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम भी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब डेवलप करने के लिए आप रेडी हो जाओ और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप रेडी हो जाओ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं गुडसेट रिवीजन सीरीज, जिसमें आप सबका फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा स्वागत है, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसको देखिए, बार बार देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं क्या बोलूंगा, सब टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सही बात बोलूं तो ये चैप्टर नहीं है, एक पूरा मतलब कि यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से 2 चैप्टर आएंगे। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, ट्राई करता हूं मैक्सिमम सारे टॉपिक इसके कवर कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद के लेक्चर में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है तो वो कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q, ठीक है। यह किस तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है कूलम्ब, ठीक है। और या कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर सेकंड होगा। कूलम्ब इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। जो भी क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ओके, एवरी टाइम इफ यू नोटिस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन एवरी टाइम वन क्वेश्चन इज देयर ऑलवेज फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स डिस्कस। C इज इक्वल टू S, यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, IT बोल सकते हैं। तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन क्या है, A, और T मतलब टाइम, तो A1, और टाइम का डायमेंशन क्या है, T1, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आप बोल सकते हो, A1 T1, ठीक है। एक इस पर से क्वेश्चन आता है, या तो अगर आप Q को ही बेस क्वांटिटी सिलेक्ट कर लो तो इधर Q1 भी ऐसा भी बोल सकते हो। फिर दूसरा देखो, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था, Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। किस पे था क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या है, NE। यहां पर E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19।
n कैन बी पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? नेगेटिव व्हेन बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा चार्ज, बॉडी के पास जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे, तब क्या होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। कौन सी बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब क्या होगा? नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तब क्या होगा? पॉजिटिव। आओ एक एग्जांपल देखें। कैसा एग्जांपल है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ बॉडी शुड लूज टू गेन 1 कूलम चार्ज। एक बॉडी को अगर 1 कूलम चार्ज चाहिए तो वो किसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? ठीक है, तो वेरी सिंपल, Q इज इक्वल्स टू एन लगा दो, 1 कूलम, Q की जगह पर 1 लगा दो, एन हमें फाइंड करना है, E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻19। 1/1.6 कितना होता है? 0.625 इंटू 10⁻19। 0.625, एक पॉइंट उधर लेके जाओ, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी लूज करेगी तब जाके उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, या तो ऐसा दिया है कि 10⁻5 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए तो कितना चार्ज आएगा? तो यहां पर आप 10⁻5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसा लगा दो। ठीक है, यहां पर आपको प्लस या माइनस क्या लगाना है? तो यहां पर आपको दिया होगा कि गेन किया है या तो लूज किया है। अगर गेन किया होगा तो माइनस, और अगर लूज किया होगा तो आपको क्या करना होगा? प्लस। एंड देन आफ्टर इजीली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, चार्ज के बारे में अगर बात करें तो एक और है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नो चार्ज, और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन अप क्वार्क से बना हुआ है और डाउन क्वार्क से बना हुआ है। ठीक है, अप क्वार्क का मतलब U, डाउन क्वार्क का मतलब D। U और D से बना हुआ है। और न्यूट्रॉन भी U और D से बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे, यहां पर भी कितने अप क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है वो मालूम होना चाहिए। तो 2/3e होता है। और डाउन क्वार्क में कितना चार्ज होता है? -1/3e। देखो ये क्वांटाइजेशन को थोड़ा सा वायोलेट कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर Q इज इक्वल टू NE में हमें ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 या तो -1 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट हियर वी आर गेटिंग 2/3, बट दिस इज एक्सेप्शन एंड लेट मी टेल यू दैट दिस क्वार्क आर नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। हमें ऐसा कुछ सोचना होगा कि ये होल नंबर हो जाए। क्या हो जाए? होल नंबर। ये भी क्या हो जाए? होल नंबर। तो यहां पर ऐसा पता चलता है कि प्रोटॉन में अगर आप 2 अप क्वार्क ले लो और एक डाउन क्वार्क, UUD, तो 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3e। ठीक है, आपको मिलेगा E। और न्यूट्रॉन में क्या मिलेगा? UDD। क्या मिलेगा? UDD। तो यहां पर एक 2/3e माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो आपको यहां पर 0e मिलेगा। ठीक है, 0e मिलेगा। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसका कॉम्बिनेशन क्या है? UDD। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, बहुत ही सिंपल कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता होगा। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²।
F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये F क्या है, फोर्स। ओके, दैट कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव इफ बोथ चार्जेस आर same, means positive like charges, then it will be repulsive, otherwise it will be attractive. So you can say like that, if Q1 into Q2 greater than 0, Q1 Q2 into Q2 greater than 0 मतलब कि पॉजिटिव, तब कौन सा होगा ये, रिपल्सिव। ओके, और if Q1 into Q2 लेस देन 0 तब कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0 है, then detect which type of force will be there, and if Q1 Q2 less than 0 then which type of force it will be there। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्वांटिटी डिस्कस हो गई। आप बोलोगे सर ये इधर तो हमने देखा था 1/4πε0, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों देखो, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई, और ये क्या हो गई, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, या तो हम एयर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों परमिटिविटी हो गई, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। व्हाट इट रिजल्ट्स दैट एप्सिलॉन 0 इज एप्सिलॉन आर इज द डायमेंशनलेस। ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। So sometime it may ask that what is dimension of the epsilon r, relative permittivity, then your answer should that it is a dimensionless. Okay, and many time it is asked what is the dimension of the epsilon 0. So how to derive, let's see. मैं आपको सिर्फ उसका स्टार्टिंग बोल दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको बोलूं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर स्पेस, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर स्पेस। यहां पर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0, और यहां पर फोर्स क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को आप यहां पर रख दो, तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πf Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर देखो एप्सिलॉन 0 अगर हम रखें, या तो अगर 1/4πε0 की जगह पर अगर हम k रखें, क्या रखें, के एक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, एक ऑल कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या बनेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये फोर्स आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उस टाइम पर ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, मीडियम, कौन सा मीडियम में होगा, स्पेस में होगा। ओके, और एक दूसरी बात ये कि ये फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर देखो 1/4πε0 करोगे तो एप्सिलॉन 0 और यहां पर क्या करोगे, इस पूरे की वैल्यू के जितनी होगी, कितनी होगी, के एप्सिलॉन 0 की वैल्यू में यहां पर आपको बोल देता हूं 8.85 इंटू 10⁻12। देखो यहाँ पर Q1 Q2 है इसलिए कूलॉम स्क्वायर, यहाँ पर F है तो पर न्यूटन, यहाँ पर R स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, और K की वैल्यू मैं आपको बोल दूं, K की वैल्यू है K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹। तो K को अगर आप सब्जेक्ट बोलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूटन, R स्क्वायर इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 उधर, तो पर कूलॉम स्क्वायर। इस तरह K की वैल्यू और K का डायमेंशन आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने बात की किसकी, फोर्स के मैग्नीट्यूड की। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में हम बात करेंगे फोर्स के डायरेक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स के डायरेक्शन की। तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म। क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म। तो पहले F का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था।
अगर यहाँ पर 1 2 है तो आपको यहाँ पर भी 1 2 लगाना होगा। और ये वेक्टर क्या शो करेगा आपको? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन शो करने के लिए आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? यूनिट वेक्टर। देखो ये फॉर्मूला ऐसे ही आपको पूछ लेते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला शोज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायरेक्शन। देखो यहां पर अगर हम यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करें R12 कैप, तो R12 कैप इज इक्वल टू क्या होता है? R12 बार अपॉन R12। सिर्फ R12 आप बोलो, मोड R12 बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F12 बार इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 बार। समझ में आया? यहां पर क्यूब है, यहां पर स्क्वायर, यहां पर कैप है, यहां पर बार, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से आप याद रखना। ये भी फॉर्म ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी में ऐसा हो सकता है कि यहां पर स्क्वायर हो और यहां पर बार दिया हो। ऑप्शन डी में ऐसा दिया हो कि यहां पर क्यूब हो लेकिन यहां पर कैप दी हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप अच्छी तरीके से इन दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या दिखाएंगे कि डायरेक्शन किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। और डायरेक्शन वाला वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके वैसा कैलकुलेशन वाले एग्जांपल नहीं आएंगे। ये डायरेक्ट इसमें से आपको पूछे जाएंगे कि किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात मैं यहां पर बोल दूं, हाँ, कि R12 बार इज इक्वल्स टू या तो R1 बार माइनस R2 बार हो, या तो R12 बार इज इक्वल्स टू R2 बार माइनस R1 बार। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, सर कौन सा यूज करें, ये वाला या ये वाला। तो मैं आपको बोल दूं, जब अनलाइक चार्ज हो, कौन से चार्ज हो? अनलाइक, उस टाइम पर ये रखें R2 माइनस R1, ठीक है। R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड वाइस वर्सा। अगर यहां पर 2 1 होगा तो यहां पर 1 और 2। और अगर लाइक चार्ज है तो सेम सेम मतलब सेम 1 2 1 2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा डिस्कशन किसके बारे में था? फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो ऐसे एग्जांपल है, वो भी आप रेफरेंस बुक में देख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में हम देखते हैं वेरिएशन। ओके, अब ये तीसरा जो देखेंगे वो क्या है? वेरिएशन इन द फोर्स। बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि कैसा वेरिएशन है, वेरिएशन कैसा चेंज होगा। तो पहला वेरिएशन बहुत इजी है, किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पे, ठीक है। 2 चार्ज दिए होंगे तो आपको बोला होगा किस पे ज्यादा फोर्स होगा। तो क्या करना है? उसका उस दोनों का प्रोडक्ट करना है। जहां भी आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिले वहां पर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला तो बहुत इजी है। ये डिस्टेंस वाला आपको देखना है। डिस्टेंस वाला भी क्या है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर पास होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर दूर होगा तो फोर्स कम होगा। हाँ, मैं एक बात बोल दूं, यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट है और यहाँ पर क्या है? फोर्स है। तो प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, देखो F और 1 अपॉन अगर R स्क्वायर, देखो 1 अपॉन R स्क्वायर अगर हो तो ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि F और सिर्फ R स्क्वायर, अगर ऐसी बात करें F और R स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा होगा। कैसा ग्राफ होगा? ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 अपॉन R स्क्वायर है और यहां पर R स्क्वायर है। अगर यहां पर जैसा इक्वेशन है वैसे ही अगर यहां पर पैरामीटर रखे हुए हो तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज ग्राफ विल बी द हाइपरबोला। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर डिस्टेंस, ये क्या हमें बोलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। कभी कभार ये दोनों दिए होते हुए, प्रोडक्ट और डिस्टेंस ये दोनों दिए होते हैं, तो क्या करें? तो हम ऐसा करेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको देखेंगे, ये पूरी क्वांटिटी जहां पर हमें ज्यादा मिलेगी वहां पर फोर्स ज्यादा होगा और जहां पर ये क्वांटिटी कम मिलेगी वहां पर ये फोर्स कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। और एक दूसरी बात देखो, ये वेरिएशन द फोर्स में तीसरा देखे, डिपेंडेंस ऑन द मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। क्यों? क्योंकि देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाद में हमने एप्सिलॉन को ऐसा लिखा था, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R। मैं आपको बोल दूं, ये एप्सिलॉन R ये K होगा, वो वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वाला नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होगा। किसका होगा? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं आपको ये बोल दूं,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो कि एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ स्पेस अपॉन के। एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ स्पेस अपॉन के। देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दूंगा इसका, कि यहां पर एयर है, दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये क्या है R, और फोर्स कितना लगता है F। और दूसरा केस यहां पर भी डिस्टेंस तो R ही है, चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, लेकिन मीडियम है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स आएगा F अपॉन K। क्या फोर्स आएगा, F अपॉन K। क्यों, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 ही था, लेकिन यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के डिवाइड में हो गया था ना, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी बात अगर हम करें, यहां पर डिस्टेंस R है, यहां पर डिस्टेंस R डैश है, देखना अच्छी तरीके से, यहां पर डिस्टेंस R है और यहां पर डिस्टेंस क्या है, R डैश है, और सोचो कि यहां पर फोर्स F1 है और यहां पर फोर्स क्या है, F2 है। तो इन दोनों में अगर ऐसा दिया है और एक दिया है, तो F1 इक्वल्स टू F2, ये दोनों फोर्स कैसे है, सेम। अगर ये दोनों फोर्स सेम है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन R एंड R डैश। R और R डैश के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो कैसे मालूम करें। तो यहां पर देखो 1/, यहां पर फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, R², और यहां पर फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 K डैश और R डैश स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा हमें, 1/R² इज इक्वल्स टू 1/K डैश इंटू R डैश स्क्वायर। K डैश मतलब कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, K डैश। ठीक है, वो पहले K था ना, इसलिए मैंने यहां पर इसको K डैश ले लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। कभी कभार K भी बोलते हैं, कभी कभार अल्फा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी बोलेंगे वो नोटिफाई किया होगा उसमें। तो यहां पर देखो क्या होगा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो R² इज इक्वल्स टू K डैश इंटू R डैश स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, √K डैश इंटू R डैश। ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह कूलम्ब्स लॉ पे इतने एग्जाम्पल आ सकते हैं। 2 चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, कितने चार्ज की बात कर रहा हूं, 2। तो आप पहले इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, अभी हम देखेंगे फोर्स बिटवीन मोर देन 2 चार्ज। अगर 2 चार्ज है तो उनके बीच के फोर्स में क्या रिलेशन होता है, वो सब हमने देख लिया। अगर 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, उसमें बोलेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है, सोचो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक पहला चार्ज Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है और Q3 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है दैट व्हाट इज द फोर्स ऑन द Q1। देन इट इज वेरी सिंपल, ये फोर्स इधर आएगा, फोर्स ऑन 1/2, ये इधर आएगा, फोर्स ऑन 1/3। देन फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3। ठीक है, हमें उसका क्या करना है, वेक्टर एडिशन कर देना है। क्या करना है, वेक्टर एडिशन। सोचो कि यहाँ पर एंगल थीटा है, कितना एंगल है, थीटा। वो तो आपको दिया होगा 90, 180, कैसा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो टेबल मालूम होना चाहिए साइन कोस टेन का। उस तरह पर एफ, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाहिए तो F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कोस थीटा। ठीक है, इस तरह हम अगर 2 से ज्यादा चार्ज है तो किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग सकता है वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखो, ये चार्ज इस तरह हमने अरेंज किए हैं, इसीलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तरह आ रहा है। ठीक है, अगर सोचो कि Q2 यहां पर ना हो और कहीं यहां पर हो, मैं देखो
यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था, Q1, Q2 यहाँ आ गया, ठीक है, और Q3 यहाँ आ गया। तो क्या होगा कि ये किस तरह फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ओके, एंड देन व्हाट यू कैन से दैट दिस पॉइंट इज एट अ नल पॉइंट। कहां पर है ये, नल पॉइंट पे। जब भी ऐसा बोला जाए कि लोकेट द नल पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, d, और ये डिस्टेंस कितना है, x। सोचो कि x1 है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, x2। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, सब एयर में ही है। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, k Q1 Q3 अपॉन, यहाँ पर मैं x1 रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x2 स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट करके आप इजीली x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको x1 और x2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया, और एक दूसरा रिलेशन हमें पता है क्या, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है, d, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करके आप इजीली पता कर सकते हो कि नल पॉइंट कहां पर होगा। और एक बात मैं और बोल दूं कि हमेशा नल पॉइंट इज टूवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज उसके पास में ही होगा। नल पॉइंट कहां पर होगा, टुवर्ड्स अ लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज। लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज का मतलब ये है, देखो मैं अगर आपको बोल दूं कि 2 कूलम और -3 कूलम, एक चार्ज का कितना है 2 कूलम और दूसरा चार्ज कितना है -3, तो लोअर मैग्नीट्यूड किधर है। तो अगर आप ये बोलोगे -3 तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो 2 कूलम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर दो चार्ज ऐसे दिए हो तब क्या होगा, तो मैं आपको बोलूं कि दो केस है नल पॉइंट में, इस नल पॉइंट में दो केस है। पहला केस क्या है, लाइक चार्ज, और दूसरा केस कैसा है, अनलाइक चार्ज। पहला केस है लाइक चार्ज और दूसरा है अनलाइक चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि सोचो कि यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, तो ये Q1 और Q2 ये दोनों लाइक चार्ज है, तो नल पॉइंट यहां आएगा, ठीक है। और अगर Q1 और Q2 अनलाइक है, कैसे है, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो नल पॉइंट यहां भी आ सकता है या तो यहां भी आ सकता है, बीच में नहीं आएगा। तो इस कहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा, यह डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड कम है। सोचो कि हमेशा सोचे कि मोड ऑफ Q1 इज लेस देन मोड ऑफ Q2, देन नल पॉइंट विल गेट लोकेटेड हियर। समझ आ रहा है ना। तो नल पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बेसिकली देखो इस चैप्टर में फोर्स पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस फोर्स को ज्यादा पहले मैंने प्रायोरिटी दी, ठीक है ना। एक फोर्स पे मतलब कि ये वेरिएशन पे कैसा एग्जांपल है, एक हम देख लेते हैं। दो स्फीयर ऐसे है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इसका मास क्या है और चार्ज क्या है और सेपरेशन क्या है। तो हर बार जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, मैं इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, तो देखो यहां पर क्या होगा, mg, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स हुआ वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये सोचो कि ये है टेंशन और ये पूरा थीटा है, सोचो कि ये पूरा 2 थीटा है, तो आधा कितना होगा, थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये होगा t cos थीटा, और ये क्या होगा, t sin थीटा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या होगा, t sin थीटा इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वेट करें t cos थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, mg। तो इन दोनों को इक्वेट करके बाद में अगर आप डिवाइड करो तो क्या होगा, t कैंसिल होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। और यहां पर
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ ले, या तो इन सब की वैल्यू दी हो, लेकिन वैल्यू ऐसी दी हो जहां पर आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। हाँ, यहां पर से मुझे एक टॉपिक याद आया, वो मैं आपको बोल दूं। क्या? कि अगले हमने चार्ज में देखा था ना, वही कि अगर सोचो कि इस स्फीयर पे चार्ज Q1 है, इस स्फीयर पे चार्ज कितना है? Q2 है, ठीक है। और इसकी रेडियस अगर R1 है और इसकी रेडियस कितनी है? R2। दोनों को टच किया, दोनों को क्या किया? टच किया। रेडियस R1 और रेडियस R2, इन दोनों को टच किया। टच करने के बाद सेपरेट कर दिया, तो यहां पर कितना चार्ज होगा और यहां पर कितना चार्ज होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q1 प्लस Q2, मतलब कि इन दोनों चार्ज को आपको पहले ऐड कर देना है, इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और ठीक उसी तरह अगर देखो, समझ में आ रहा है ना, यहां पर दोनों चार्ज को ऐड कर देना है। कौन से? जो पहले थे। और जिस चार्ज को फाइंड करना है Q1, तो यहां पर 1 होना चाहिए, और नीचे दोनों की रेडियस को ऐड कर देना है। अगर आपको Q2 डैश फाइंड करना है, इस पे चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करोगे? यहां पर आप R2 लगा दोगे, ठीक है। ये सारी शॉर्टकट्स आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि आप इजीली और बहुत ही कम टाइम में पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओ, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमने देखा पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद में दोनों का रिलेशन। मैं आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन बता दूं, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हर बार हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उन दोनों को हर बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा फोर्स। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में और फोर्स के साथ कैसा रिलेशन है और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, और उसके बाद में मैं थोड़ी वर्कशीट दूंगा, वो अगर आप सॉल्व कर लोगे देन इजीली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।